हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास नई वीडियो में। आज हम यूपीपीसीएस के लिए यूपीपीसीजे में होने वाली परीक्षा के लिए जुडिशरी के लिए और या फिर उत्तर प्रदेश यूपी एपीओ की परीक्षा में साथ ही साथ एआईबीई और अन्य जुडिशरी एग्जाम के लिए होने वाली परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न हमारे सीपीसी से रिलेटेड होते हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम बात करेंगे। प्रश्न क्या होते हैं, वो एक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो है, इसको हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की बात कहते हैं। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं, उन सिविल प्रक्रिया संहिता में कुछ चीजें होती हैं कि उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बनती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम आज देखेंगे। जैसे कि का एक मकान बंधक ग्रहता एक प्रॉब्लम है, एक प्रश्न है, समस्या है। तो प्रश्न ये है कि क्या प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 ये कहता है कि का एक मकान का बंधक ग्रहता कौमा खा बंधक करता के विरुद्ध बंधककर्ता के विरुद्ध पुरोबंध का वाद लाता है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप का के पक्ष में डिक्री पारित की जाती है। फिर उसके बाद ऐसी डिक्री प्रारंभिक फिर उसके बाद है या अंतिम व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न आया है ये कि सीपीसी का एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि का एक मकान जो बंधककर्ता कौमा खा बंधककर्ता के विरुद्ध पुरोबद्ध का वाद लाता है। किसका वाद लाता है? पुरोबद्ध का लाता है। तो का के पक्ष में लिखा है में डिक्री पारित की जाती है। का के पक्ष में का एक मकान का बंधककर्ता खा के जो बंधक रहता है, खा बंधककर्ता के विरुद्ध, खा एक बंधक करता है और का एक बंधक रहता है, उसके विरुद्ध क्या लाता है कि पक्ष में डिक्री पारित की जाती है। पहले वाद लाता है और उसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है। तो ये बताना है ऐसी डिक्री प्रारंभिक है अंतिम, व्याख्या कीजिए। ये जो प्रश्न है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो है सीपीसी की प्रॉब्लम है या सीपीसी का प्रश्न है। उत्तर ये है कि जो ये प्रस्तुत समस्या है, ये जो समस्या है, ये सीपीसी की सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 की धारा 2 सब-क्लॉज 2 आदेश 34 नियम 2 पर आधारित है। आदेश 34 नियम 2 उपनियम 1 के अनुसार पूर्वबद्ध वाद में यदि वादी सफल हो जाता है तो न्यायालय प्रारंभिक डिग्री पारित करता है। ये उस सेक्शन में बोला गया है। या पूर्वबद्ध वाद में वादी यदि सफल हो जाए तो न्यायालय क्या करता है? डिग्री पारित करेगा। अर्थात पूर्वबद्ध के बाद में न्यायालय यदि वादी सफल हो जाता है तो प्रारंभिक डिग्री पारित करने हेतु बाध्य। अगर वादी सफल हो जाता है तो न्यायालय प्रारंभिक डिग्री पारित करने के लिए बाध्य है। ये आदेश 34 नियम 2 उपनियम 1 के अंतर्गत ये बात है। उसके बाद इस प्रकार प्रस्तुत समस्या में का एक मकान का बंधक ग्रहता खा बंधककर्ता के विरुद्ध पुरोबंध का वाद लाता है और का के पक्ष में डिग्री पारित की जाती है। तो ऐसी डिग्री प्रारंभिक डिग्री होगी। ऐसी डिग्री क्या होगी? ऐसी डिग्री प्रारंभिक डिग्री होगी। और डिग्री तब अंतिम हो जाती है जब
मूलधन और ब्याज वादी अभिप्राप्त कर लेता है। और डिक्री कब अंतिम हो जाती है? जब वादी क्या कर लेता है, वादी को मूलधन साथ ही साथ ब्याज प्राप्त हो जाती है, तो जो प्रारंभिक डिक्री थी वो अंतिम डिक्री बन जाती है। तो निष्कर्ष यह निकलता है, इस प्रकार की डिक्री प्रकृति प्रारंभिक है। इस डिक्री की जो प्रकृति है वो प्रारंभिक है। तो मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत जो समस्या है वो सीपीसी जो है, सीपीसी 1908 की धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत है। इसके कह सकते हैं कि प्रस्तुत समस्या जो है, तो सीपीसी की जो है, सीपीसी की धारा जो है 2 उपधारा 2 के अंतर्गत ये समस्या है। इसके अंतर्गत ये बात है कि एवं आदेश 34 नियम 2 पर आधारित है। और आदेश भी है। आदेश कौन सा है? आदेश 34 और नियम 2। आदेश 34 नियम 2 रूल 2 ऑर्डर 34, ऑर्डर 34 रूल 2 का ये उसका जो है ये उस पर आधारित समस्या है। तो ये कहता है कि आदेश 34 नियम 2 और 2 का भी उपनियम 1, उपनियम 1, आदेश 2, आदेश 34 नियम 2 उपनियम 1, उसकी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सी है कि का एक मकान का बंधक ग्राह्यता है, का एक मकान का बंधक ग्राह्यता है, खा बंधककर्ता के विरुद्ध पूर्वबद्ध का वाद लाता है, का के पक्ष में डिक्री पारित की जाती है, ऐसी डिक्री प्रारंभिक है कि अंतिम है। तो डिक्री जो होगी अभी बताया था, डिक्री जो है वो प्रारंभिक डिक्री है, डिक्री जो है प्रारंभिक है। अंतिम कब होगी? अंतिम जब होगी जब मूलधन के साथ मूलधन प्लस ब्याज प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? मूलधन और ब्याज प्राप्त हो जाए, तो ऐसी डिक्री अंतिम मानी जाती है जब मूलधन और ब्याज वादी अभिप्राप्त कर लेता है। जब मूलधन और ब्याज वादी क्या कर लेता है? अभिप्राप्त कर लेता है, तो ऐसी डिक्री क्या हो जाती है? वो अंतिम डिक्री हो जाती है। तो इस तरह की ये समस्या ये इसमें थी कि प्रॉब्लम क्या थी कि का एक मकान का बंधक ग्राह्यता खा बंधककर्ता के विरुद्ध पूर्वबंध का वाद लाता है। का के पक्ष में जो का है बंधक ग्राह्यता है, का के पक्ष में क्या है? डिक्री पारित की जाती है। ऐसी डिक्री क्या है? प्रारंभिक है कि अंतिम है। तो जो वाद लाएगा तो वो वाद जो है ला सकता है पूर्वबंध का, और जो डिक्री है वो जो है प्राइमरी डिग्री या प्रिलिमिनरी डिग्री मानी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी समस्या पे, इसको बिगाड़ता हूं मैं। दूसरी समस्या पे चलते हैं जो सीपीसी की ये है, सीपीसी की समस्या पे ही बात करेंगे। क्या कहती है सीपीसी की समस्या? कि सीपीसी की समस्या नंबर 2 है। ये कह रहा है कि का खा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर खा के विरुद्ध सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय में एक मकान जो जूहू ब्रैकेट में मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। के कब्जा वापसी हेतु वाद लाता है। के कब्जा वापसी हेतु वाद लाता है। उसके बाद क्या होता है? वाद लाता है, वह वाद न्यायालय द्वारा सुनकर
खारिज कर दिया जाता है। वो वाद क्या होता है, न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 2 वर्ष बाद का पुनः 2 वर्ष बाद का पुनः उसी न्यायालय में 2 वर्ष बाद का पुनः एक वाद खा पर उसी मकान के लिए उसी आधार पर उसी न्यायालय में जो पूर्व वाद में उल्लिखित था लाता है। उसके बाद क्या न्यायालय पश्चातवर्ती वाद जो खा पर किया जाता है का विचारण कर सकता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि खा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर खा के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में एक मकान जो जूही में स्थित है कि कब्जा वापसी हेतु वाद लाता है। कब्जा वापसी हेतु क्या लाता है? एक वाद लाता है। वह वाद न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि 2 वर्ष बाद का पुनः लाया जाता है। तो खा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर खा के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में एक मकान जो जूहू में स्थित है कि कब्जा वापसी हेतु कोई मकानता का क्या करता है? खा द्वारा एक निष्पादित विक्रय विलेख करता है। विक्रय विलेख के आधार पर खा के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता, जिस न्यायालय में उसको केस डालना था, वाद लाना था, वो न्यायालय सक्षम है उस वाद को सुनने के लिए, और जहां वो वाद लाया जा सकता है। सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में एक मकान जो जूहू यानी कि मुंबई में स्थित है। ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रश्न है, फिर इनका सॉर्ट आउट होता है किस बेस पर, वही मैं आपको बता रहा हूं कि मुंबई में स्थित है कि कब्जा वापसी हेतु वाद लाता है। वह वाद न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया जाता है। वह वाद क्या कर दिया जाता है? न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया जाता है। और 2 वर्ष बाद का पुनः एक वाद खा पर उसी मकान के लिए उसी आधार पर जो पूर्व वाद में उल्लिखित था उसी न्यायालय में आता है या लाता है। तो ये बताना है क्या न्यायालय पश्चातवर्ती वाद जो पहले सुना गया था, खारिज किया गया था, जो का द्वारा खा पर किया गया था, का विचारण कर सकता है। उसके बेस पर दोबारा वो जो डाला गया है उस पर विचारण कर सकता है। ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि ये जो समस्या है, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया
यह समस्या सीपीसी की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की है। 1908 की धारा 11 ये बात कहती है, धारा 11 पे आधारित है ये समस्या, और धारा 11 ये बात कहती है, क्या कहती है कि धारा 11 के अनुसार कोई भी न्यायालय, धारा 11 के अनुसार सीपीसी की कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं कर सकता, किसी ऐसे वाद या विवाद्य का विचारण नहीं कर सकता जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी वाद के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था, ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत समस्या में खा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर खा के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में एक मकान जो जूहू में स्थित है के कब्जा वापसी वाद लाता है, वह वाद न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया गया था। 2 वर्ष बाद का पुनः एक वाद खा पर उसी मकान के लिए उसी आधार पर जो पूर्ववर्ती वाद में उल्लिखित था उसी न्यायालय में लाता है। न्यायालय से पश्चातवर्ती वाद का विचारण नहीं करेगा। क्या होगा कि न्यायालय जो है, इसका उत्तर यह है कि क्या न्यायालय विचारण कर सकता है, तो न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का विचारण नहीं करेगा, और विचारण नहीं करेगा क्योंकि ऐसा वाद प्राग न्याय के सिद्धांत के विपरीत है, यह प्राग न्याय के सिद्धांत से अर्जित है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि नहीं, ऐसा न्यायालय, वो न्यायालय दोबारा से उसी वाद को, अगर कोई व्यक्ति जो पहले किसी वाद को उसी न्यायालय में उन्हीं विवादक तथ्यों, उन्हीं आधारों पर प्रत्यक्षता या सारता लाया गया है और दोबारा से उसी न्यायालय में वाद को डाला जाता है, तो न्यायालय उस बात को सुनने के लिए उस पर विचारण नहीं करेगा। ये सिद्धांत है प्राग न्याय का। तो ये धारा सीपीसी की 11 है जो इस बात को कहती है कि न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का विचारण नहीं कर सकता जो पहले ही उस पर सुनवाई हो चुकी है, विचारण हो चुका है। तो धारा 11 ये कहती है कि न्यायालय ऐसे विचारण को नहीं करेगा। तो ये जो समस्या है ये सीपीसी की धारा 11 पर आधारित है। किस पर आधारित है? धारा 11 पर आधारित है सीपीसी की। ये जो प्रॉब्लम्स है कि निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर और अगर लाया गया वाद और उन्हीं जो है तथ्यों पर, उन्हीं तथ्यों पर और उन्हीं विवादित तथ्यों पर लाया गया है पुनः वाद उसी न्यायालय में जिस न्यायालय में उसको खारिज कर दिया गया था या सुनवाई हो गई थी, निस्तारण कर दिया गया था, तो उसमें दोबारा विचारण नहीं होगा। ये समस्या थी सीपीसी की धारा 11 पर। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और समस्या पर सीपीसी की, इसको मैं बिगाड़ देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर हम लोग बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। तो उम्मीद है ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और कुछ आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि पश्चातवर्ती वाद क्या होता है। पश्चातवर्ती वाद वह होता है जब एक वाद को उसी न्यायालय में उन्हीं तथ्यों पर लाया जाता है और सुनवाई होती है, चाहे उस पर जो है खारिज कर दिया जाता है या इसको निस्तारित कर दिया जाता है, और पुनः उन्हीं आधारों पर कुछ समय बाद उसी व्यक्ति द्वारा जिसने पहले वाद लाया था फिर से वाद लाता है उसी कोर्ट में, तो वो कोर्ट द्वारा उसको ट्रायल में नहीं सुना जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 पर चलते हैं। खा पर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से खा पर प्रॉब्लम नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 खा पर अपनी व्यक्तिगत
हैसियत से एक भूमि हेतु वाद लाता है। एक भूमि हेतु वाद लाता है। वाद सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया जाता है। न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया जाता है। वाद खारिज कर दिया जाता है। खा पर पुनः उसी न्यायालय में खा पर उसी न्यायालय में उसी भूमि के लिए मुतवल्ली की हैसियत से वाद लाता है। फिर ये कह रहे हैं क्या पश्चातवर्ती वाद प्रागन्याय के सिद्धांत से वर्जित है। प्रागन्याय के सिद्धांत से वर्जित है। प्रागन्याय के सिद्धांत से वर्जित है। तो इसमें यह बोला गया है कि उत्तर दीजिए। ये भी समस्या जो है एक प्रॉब्लम्स पर आधारित है। वो क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी खा पर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से एक भूमि हेतु वाद लाता है। कहा कि कोई भूमि होगी जो खा पर व्यक्तिगत हैसियत से एक वाद लाता है। वाद सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया जाता है। जो वाद है वो सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया जाता है। खा पर पुनः उसी न्यायालय में खा पर उसी न्यायालय में उसी भूमि के लिए एक मुतवल्ली की हैसियत से वाद लाता है। क्या पश्चातवर्ती वाद प्रागन्याय के सिद्धांत से वर्जित है? उत्तर दीजिए। इस समस्या का उत्तर यह है कि यह जो समस्या है, ये प्रस्तुत समस्या जो है धारा 11 पर आधारित है। जो ये प्रस्तुत समस्या है ये किस पर आधारित है? ये धारा 11 पर आधारित है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत समस्या धारा 11 पर आधारित है। किसकी? सीपीसी की 1908 की धारा 11 पर आधारित है। तो प्रस्तुत समस्या सीपीसी की धारा 11 पर आधारित है। धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं बालाजी राव बनाम लक्ष्मण दास और केस भी है बालाजी राव बनाम, केस का नाम है बालाजी राव बनाम लक्ष्मण दास 1904 बॉम्बे के वाद के समान है। तो पहली बात यह है कि यह धारा 11 पर आधारित है। दूसरी बात यह है कि एक केस आया था बालाजी राव बनाम लक्ष्मण दास 1904 बॉम्बे का वाद, उसके समान है।
इस वाद में न्यायालय द्वारा यह बात की गई, क्या बात की गई कि यह बात की गई कि इस वाद में न्यायालय ने धारित किया कि पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वाद भिन्न भिन्न हैसियत में यदि पक्षकार द्वारा लाया जाता है तो प्राग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो पहली बात यह है कि पक्षकार द्वारा लाया जाता है तो भिन्न भिन्न हैसियत से, तो यदि पक्षकार द्वारा लाया जाता है तो प्राग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, अर्थात पश्चातवर्ती वाद प्राग न्याय के आधार पर वर्जित नहीं है। तो ऐसा बोला है कि एक व्यक्ति जो लाया, दूसरा व्यक्ति मुतवल्ली की हैसियत से लाया। मुतवल्ली की हैसियत से जो कोई व्यक्ति ला रहा है तो पहला पक्षकार और वो दूसरा पक्षकार दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए और दोनों की हैसियत अलग अलग हो गई। धारा 11 ये कहती है कि एक ही व्यक्ति द्वारा वही केस, उसी वाद को उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं विवादक तथ्यों पर लाया जाता है, फैक्ट ऑफ इशू के आधार पर लाया जाता है। फैक्ट ऑफ इशू वो सेम है जैसे एक पहले वाले केस में थे, और उन्हीं आधारों पर, उन्हीं ग्राउंड्स पर फैक्ट ऑफ इशू बनाकर पुनः अगर लाया जाता है तो कोर्ट उनको नहीं सुनेगा। लेकिन अगर कोई डिफरेंट व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति दूसरे की हैसियत से लाता है तो वो प्राग न्याय के सिद्धांत से वर्जित नहीं है। तो इस प्रकार प्रस्तुत समस्या में क्या है कि का खापर अपनी व्यक्तिगत हैसियत में एक भूमि हेतु वाद लाता है। वाद सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनकर खारिज कर दिया जाता है। का खापर पुनः उसी न्यायालय में उसी भूमि के लिए एक मुतवल्ली की हैसियत में वाद लाता है। इस वाले केस में का फिर से लाता है वाद, और लेकिन जो है अब वो है एक मुतवल्ली की हैसियत से लाता है, ना कि एक व्यक्तिगत हैसियत से। तो मुतवल्ली की हैसियत से वाद ला रहा है तो कोर्ट को उसी न्यायालय में लाता है। ऐसा पश्चातवर्ती वाद में प्राग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब यहाँ हैसियत बदल गई, उनकी जो कंडीशन थी वो हैसियत चेंज हो गई, तो वो व्यक्ति लाता है। तो पश्चातवर्ती वाद के जो सिद्धांत है प्राग न्याय के सिद्धांत से ये वर्जित नहीं होगा, अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राग न्याय के सिद्धांत से वर्जित होगा तो नहीं वर्जित होगा। तो फिर क्या होगा कि प्राग न्याय के सिद्धांत के आधार पर पश्चातवर्ती वाद वर्जित नहीं होगा, अर्थात विचारण होगा, खारिज नहीं किया जाएगा। ये तीसरी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई है। तो आज मैंने आपको सीपीसी की 3 प्रॉब्लम्स बताई, धारा 11 पर आधारित और धारा 2 सब क्लॉज 2 पर आधारित और ऑर्डर 34 रूल जो 2 और जो उसका सब रूल है 1 पर आधारित मैंने चीज़ें बताई। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही कोई क्लास आपको बताई जाएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख सकें, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।